नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उपेंद्र कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अप क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती खेती के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर। यानी कि आपके एग्जाम होने वाले हैं, उनमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, उस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और उससे पहले हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि हमने जो पिछली लास्ट में वीडियो जो पहले से अपलोड कर रखी थी, उनमें जैसे कि सबसे पहले हमने वीडियो अपलोड की थी फिजियोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर। तो जो हमने जो क्वेश्चन बताए थे वो ही हमारे जो क्वेश्चन थे वो ही एग्जाम में देखे गए थे। यहाँ तक कि उनका जो सिक्वेंस था, जो क्रम था क्वेश्चनों का, वो भी वही रहा। उसके बाद हमने बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन पर वीडियो बनाई थी। तो बायोकेमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको 7 क्वेश्चन बताए थे, वो सातों के सातों पेपर में आए थे। इसी प्रकार से एंटोमोलॉजी की मैंने वीडियो डाली थी। यानी कि जितनी भी मैंने अपने वीडियो बनाई हैं, तो उनका जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मैंने वीडियो बनाई हैं, उनके सारे के सारे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल रहे हैं। इसी प्रकार आज हम सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका जो सेकंड सेमेस्टर का जो सिलेबस है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, उसके अकॉर्डिंग हमने जो क्वेश्चन बनाए हैं जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आज उन पर हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती। तो कोई भी सब्जेक्ट हो, सबसे पहले जो क्वेश्चन उससे पुटअप किया जा सकता है वो ये होता है कि ये क्या होता है, यानी जैविक खेती है, जैविक खेती क्या होती है, जैविक खेती क्या होती है, इसके सिद्धांत क्या क्या हैं, इसका क्षेत्र क्या है, ये सब चीज़ तो पूछता है। इसीलिए हमने जो पहला क्वेश्चन बनाया है वो ये है। जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो ये है कि जैविक खेती क्या, कि जैविक खेती क्या है, जैविक खेती क्या है, व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती क्या है, इसके सिद्धांत यानी जो प्रिंसिपल्स हैं, इसके सिद्धांतों तथा भारत में इसके क्षेत्र यानी स्कोप, यानी इसका जो स्कोप क्या है, क्षेत्र का वर्णन कीजिए। क्या है कि जैविक खेती क्या है, व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग, और इसके सिद्धांतों यानी प्रिंसिपल्स, और भारत में इसके क्षेत्र का वर्णन कीजिए। स्कोप इन इंडिया यानी कि इसका भारत में क्या क्षेत्र है। तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा कि यानी कि इसमें क्या होता है। यानी जैविक खेती क्या है, यानी इसकी आपको परिभाषा देनी है कि जैविक खेती यानी रसायनों रहित, यानी कि खेती की वह तकनीकी जिसमें बिना रसायनों के प्रयोग के फसलें उगाई जाती हैं, वो क्या कहलाती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग कहलाती है। या फिर हम इसकी परिभाषा कैसे दे सकते हैं कि कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रसायनों का प्रयोग किए बिना फसलों को उगाया जाता है, क्या कहलाती है, जैविक खेती कहलाती है। यानी कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रसायनों का प्रयोग किए बिना फसलों को उगाया जाता है, वो क्या कहलाती है, हमारी जैविक खेती कहलाती है। और इसकी प्रिंसिपल्स की बात की, यानी इसकी प्रिंसिपल्स क्या हैं, तो दोस्तों इसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो मुख्यतः 4 हैं। क्या हैं, 4 हैं। जैसे कि जो इसका जो सबसे पहला जो सिद्धांत है वो होता है स्वास्थ्य का सिद्धांत। किसका होता है, इसका जो सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है स्वास्थ्य का। किसका, स्वास्थ्य का सिद्धांत, किसका, स्वास्थ्य का। यानी कि जो मैं आपको वैसे बता देता हूँ, किसका, स्वास्थ्य का, कि जैसे कि हम फसलों को उगा रहे हैं तो उनकी जो गुणवत्ता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग से यानी जैविक तरीके से हम फसलों को उगा रहे हैं तो उनकी जो गुणवत्ता है वो अधिक होगी, यानी उसमें जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू है वो क्या होगी, अधिक होगी। उससे हमारे शरीर को क्या है, अधिक मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त होंगे, तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। और ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं तो हमारे जो वातावरण है उसमें केमिकल नहीं होंगे और हमारा वातावरण अच्छा बना रहेगा, यानी हमारा वातावरण भी स्वस्थ रहेगा और हम भी स्वस्थ रहेंगे, और हमारी जो मृदा है, जो सॉइल है, वो भी स्वस्थ रहेगी।
आपका जो अगला सिद्धांत है इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग में, वो है पर्यावरण सिद्धांत। इसमें केमिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो हमारी जो मिट्टी है और पर्यावरण है वो प्रदूषित नहीं होता है। तो ये हो गया हमारा पर्यावरण सिद्धांत। हमारे दो सिद्धांत क्लियर हो गए। अगला है समता का सिद्धांत। समता का सिद्धांत ये बताता है कि इसमें सब चीज को बराबर बराबर भागों में बांट कर किया जाता है। यानी कि हम जो हमारे संसाधन है, जैसे पानी है, पानी का प्रयोग हम इस प्रकार से करते हैं कि हमारी जो आने वाली अगली पीढ़ी भी है वो भी इसका प्रयोग कर सकें। ये है हमारे जो कि सिद्धांत हैं। आगे है परिचर्या का सिद्धांत। आप इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा, यानी इसमें क्या क्या होता है मैंने वैसे आपको बता दिया है। और इसके क्षेत्र की बात की जाए कि इसका जो क्षेत्र है वो क्या क्या है, तो इसमें क्या है कि मिट्टी की जो उर्वरता शक्ति है वो बनी रहती है, यानी रसायनों का प्रयोग नहीं होता है। तो क्या होगा कि मिट्टी की जो उत्पादक शक्ति है वो बनी रहती है, जो फसलें प्राप्त होती हैं उनकी गुणवत्ता अधिक होती है और उनसे हमें अधिक मूल्य प्राप्त होता है। ऐसे करके आपको लिख देना है। और इससे पॉइंट्स बनाना चाहें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, उसमें गोबर, गाय का गोबर वगैरह, पेड़ पत्तियों के जो अवशेष हैं उनका प्रयोग किया जाता है, जिससे मिट्टी में जो जल धारण क्षमता है यानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। ऐसे करके हम लिख सकते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो ये बनता है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या है कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए, यानी जैविक ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रोग्रेसिव करने के लिए यानी बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने क्या क्या प्रयास किए गए हैं, और जो एनजीओ हैं यानी जो संस्थाएं चलाई जा रही हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को वृद्धि के लिए, वो कौन कौन सी हैं, यानी किस प्रकार से किया जा रहा है। तो कैसे बनता है ये क्वेश्चन कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार तथा विभिन्न एनजीओ की भूमिका बताइए या भूमिका का वर्णन कीजिए। हमेशा क्वेश्चन नंबर 2 है कि जैविक खेती जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार तथा विभिन्न एनजीओ की भूमिका का वर्णन कीजिए। यानी कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कौन कौन सी पहल की है, कौन कौन सी योजनाएं चलाई हैं उसके बारे में बताना है। और विभिन्न एनजीओ हैं, जो हमारी जो राष्ट्रीय संस्थाएं हैं वो कौन कौन सी संस्थाएं चलाई जा रही हैं जिससे कि हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा मिल सके। तो मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार, यानी सरकार ने कौन कौन सी स्कीम चला रखी है। जैसे एनएचएम हुआ, क्या हुआ एनएचएम यानी नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, एनएचएम नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन यानी राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड। क्या है इसका पूरा नाम है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, यानी राष्ट्रीय बागवानी मिशन ये चला रखा है, जो कि क्या है कि जैविक खेती को क्या है प्रमोट करता है। और एक है आरकेवीवाई राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। इसका पूरा क्या नाम है, आर से क्या हुआ राष्ट्रीय, क्या राष्ट्रीय, के से क्या हुआ कृषि, वी से क्या हुआ विकास और वाई से योजना, ये चला रखी है। और इसके अतिरिक्त जो जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करने पर इनाम भी मिलता है। जैसे कि कोई भी किसान है उसने 4 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर वो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है, तो किससे 4 हेक्टेयर से, अगर कोई किसान 4 हेक्टेयर से अधिक पर भूमि पर जैविक उत्पादन कर रहा है तो उसके लिए सरकार की तरफ से 10,000 रुपये, कितना 10,000 रुपये पर हेक्टेयर, कितना 10,000 रुपये पर हेक्टेयर की तरफ से उसको लाभ मिलेगा। यानी कि वो 4 हेक्टेयर भूमि पर उत्पादन कर रहा है तो उसको लगभग 40,000 रुपये
मिलेंगे। इसके अलावा अलग 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 तरीके हैं जो कि उन्होंने बांट रखे हैं। जैसे अगर कोई वर्मी कंपोस्ट की इकाई खोलता है, यानी वर्मी कंपोस्ट यानी केंचुए की खाद बनाना चाहता है, तो उसका जो 50% का हिस्सा है वो सरकार अनुदान करेगी। इस प्रकार से योजनाएं चलाई जा रही हैं। जैसे एनजीओ की बात करें तो विभिन्न एनजीओ हैं, जैसे AFOG हुआ, जो कि अलग अलग प्रकार की संस्थाओं को चलाता है और कृषि में जो जैविक खेती है उसके लिए किसानों को प्रशिक्षित करता है और उनके लिए विभिन्न प्रकार के उपकरणों का भी प्रावधान करता है। इसलिए इसमें भी एनजीओ की जो बहुत ही भूमिका होती है। विभिन्न प्रकार की एनजीओ चलाई जा रही हैं जो कि क्या है, जैविक खेती को प्रमोट करती हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, वो ये है, अगला जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो ये है कि जैविक खेती में क्या है, कि जैविक खेती में पोषक तत्वों की उपलब्धता यानी कि जो पोषक तत्व हैं यानी न्यूट्रिएंट्स हैं, उनकी वो उपलब्धता का जो स्रोत है वो क्या है। तो क्वेश्चन कैसे होता है कि जैविक खेती में पोषक तत्वों की उपलब्धता या जैविक तत्वों के संसाधन या स्रोतों का वर्णन कीजिए। क्या, स्रोतों का वर्णन कीजिए, या जैविक तत्वों के संसाधन, या फिर कह सकते हैं या जैविक पोषक तत्वों के संसाधन यानी कि स्रोत, क्या, स्रोतों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो हम उसमें केमिकल का यूज तो कर नहीं सकते हैं, तो उसके लिए जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कहाँ से आएंगे। तो ये भी हमारा जो क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जैविक खेती में पोषक तत्वों की उपलब्धता यानी कि पोषक तत्व कैसे उपलब्ध होते हैं और जैविक पोषक तत्वों के जो स्रोत हैं यानी कि जो पोषक तत्व उनसे प्राप्त हो रहे हैं वो क्या क्या है। इसको जानने से पहले हम जान लेते हैं पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं, यानी पोषक तत्वों को किन किन भागों में बांटा गया है। तो पोषक तत्वों को निम्न 4 भागों में बांटा गया है। मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से होते हैं। पहले नंबर पे होते हैं मूल पोषक तत्व। कौन से? मूल पोषक तत्व। इनमें होते हैं C, H और O, यानी CHO। जो मूल तत्व हैं वो कौन कौन से हैं? CHO। C यानी कार्बन, H यानी हाइड्रोजन और O यानी ऑक्सीजन। क्या है? CHO यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इससे आगे हैं आवश्यक तत्व जो कि हमारे पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। उन्हें क्या कहेंगे हम? आवश्यक तत्व। क्या? आवश्यक तत्व। ये होते हैं NPK। क्या? NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। क्या? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। अगला जो प्रकार है वो होते हैं गौड़ तत्व। क्या होते हैं? गौड़ तत्व। ये होते हैं मैग्नीशियम, सल्फर और कैल्शियम। Mg यानी मैग्नीशियम, S यानी सल्फर और Ca यानी कि कैल्शियम। ये हमारे क्या होते हैं? गौड़ तत्व होते हैं। जो अगला जो प्रकार है जो तत्वों का वो ही है, क्या है? सूक्ष्म तत्व। क्या? सूक्ष्म तत्व। इसमें कौन कौन से आएंगे? जैसे अपना जिंक हुआ, कॉपर, कोबाल्ट, निकिल हुआ, मोलिब्डेनम हुआ और निकिल हुआ। निकल तो हो गया। और बहुत सारे जो पोषक तत्व हैं वो है, जैसे बोरॉन हुआ। क्या? बोरॉन हुआ, लोहा हुआ, मैग्नीज हुआ। क्या हुआ? बोरॉन और मैग्नीज हुआ Mn, और लोहा हुआ यानी Fe आदि, ETC आदि पोषक तत्व आते हैं।
यानी ये हो गए हमारे पोषक तत्वों के प्रकार। ये हमको कैसे कैसे प्राप्त होते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर, इसके बारे में इसने क्वेश्चन पुटअप किया है। तो मूल पोषक तत्व यानी CHO, तो हम जानते हैं C यानी कार्बन। कार्बन को पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ही ग्रहण कर लेते हैं, जिससे वो किसका निर्माण करते हैं, ऊर्जा यानी कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो इसकी प्राप्ति किससे हो गई, प्रकाश संश्लेषण से यानी फोटोसिंथेसिस से। किससे, प्रकाश संश्लेषण से। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जो पौधे ग्रहण करते हैं वो कहां से ग्रहण करते हैं दोस्तों, कहां से, हमको पता है कि H और O किस फॉर्मूले में आते हैं, H2O। किसमें, H2O यानी जल। यानी पौधे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कहां से ग्रहण करते हैं, किससे, किससे ग्रहण करते हैं, जल से। किससे दोस्तों, जल से। ये क्या हो गया, इसका स्रोत हो गया। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो वायुमंडल से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ही पौधे ग्रहण कर लेते हैं। अब बात करते हैं जो आवश्यक तत्व हैं, यानी असेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी N यानी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को पौधे कैसे ग्रहण करते हैं, तो जैसे जैसे पौधे सूख जाते हैं या मर जाते हैं, उनकी टहनी पत्ती भूमि में गिर जाती हैं, तो अवशिष्ट पदार्थ गल सड़कर भी कुछ पोषक तत्वों का निर्माण करते हैं। उनमें भी एक तत्व नाइट्रोजन होता है, यानी पौधों के जो अवशिष्ट पदार्थ हैं, या गाय का गोबर है या मूत्र है, उससे भी क्या है, नाइट्रोजन का निर्माण होता है। उनमें भी नाइट्रोजन पाया जाता है। इसके अलावा जो लेग्यूमिनेसी यानी जो दलहनी फसलें हैं, उनकी जड़ों में एक राइजोबियम नाम का जीवाणु पाया जाता है, जो कि पौधों की जड़ों में जो दलहनी फसलें हैं, जैसे कि जितनी भी दाल हैं, मूंग की, मसूर, उड़द हुआ, ढैंचा हुआ, चना हुआ, उनकी जो जड़ें हैं उनमें कौन सा जीवाणु पाया जाता है, राइजोबियम, जो कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन, यानी वायुमंडल में कितने % नाइट्रोजन होती है, 78% यानी 78% नाइट्रोजन होती है, उसको ग्रहण करके ये किसमें फिक्सेशन करते हैं, उसका भूमि में ग्रहण करते हैं, यानी भूमि में इसका क्या कर देते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देते हैं और नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। अब बात करते हैं फास्फोरस की। किसकी, फास्फोरस की। यानी फास्फोरस पौधों को कहां से प्राप्त होती है, जैसे हम किसी फसल को काट लेते हैं तो उसके जो ठूंठ होते हैं, यानी जड़ रह जाती हैं, कुछ पत्ते गिर जाते हैं, वो सड़ते हैं, उनसे भी फास्फोरस निकलता है। क्या निर्माण होता है, फास्फोरस का। इससे अतिरिक्त जो फास्फोरस का जो निर्माण होता है, वो मिट्टी, जिन जिन चट्टान होती हैं, जो रॉक होती हैं, उनसे जो पोषक तत्व यानी मिट्टी का निर्माण हो रहा है, उनमें भी फास्फोरस की एक उचित मात्रा पाई जाती है। और क्या क्या स्रोत है इसका, एक स्रोत ये होता है बैम। क्या, बैम आपका ये बैम होता है। क्या होता है, बैम। इसका पूरा नाम क्या है, वेस्कुलर अर्बोस्कुलर माइकोराजा। क्या होता है, वेस्कुलर अर्बोस्कुलर माइकोराजा। या फिर इसका एक और होता है स्यूडोमोनास। क्या होता है, स्यूडोमोनास। वो क्या करता है, जो फास्फोरस होता है जो भूमि में क्या होता है, अघुलनशील अवस्था में होता है। कैसी अवस्था में, अघुलनशील, यानी कि वो वहां पर ही पड़ा रहता है, यानी पौधे के उपयोग के लिए नहीं होता है। लेकिन जो बैम है और स्यूडोमोनास है, वो उस फास्फोरस के साथ क्रिया करके क्या करते हैं, पौधों को, जो फास्फोरस को क्या बना देते हैं, घुलनशील बना देते हैं। यानी जो फास्फोरस भूमि में पड़ा हुआ उसको घुलनशील बना के पौधों को उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं। इसलिए जो बैम है और स्यूडोमोनास है, उसको क्या कहते हैं, फास्फोरस सोल्यूलाइजिंग बैक्टीरिया कहते हैं, यानी PSB। क्या कहते हैं, PSB। P से फास्फोरस, S से सोल्यूलाइजिंग और B से बैक्टीरिया, यानी फास्फोरस घुलनशील बैक्टीरिया जो फास्फोरस को घुलनशील अवस्था में लाने का कार्य करते हैं। अब बात करते हैं के, तो के यानी पोटास की। तो पोटास पौधों को कहां से ग्रहण होता है, तो पोटास की जो मात्रा है वो क्या है, जैसे जैसे हमारी फसल पक जाती है तो जो दाने हैं चमकीले बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं, चमकीले। और दाने का आकार कैसा है, मोटा है। तो उसमें क्या है, जो कार्य होते हैं, चमक दमक के फलों की जो उचित व्यवस्था होती है, यानी फलों के जो गुण होते हैं वो किस पर निर्भर करते हैं, वो पोटास पर निर्भर करते हैं। अगर आपकी जो भूमि में पोटास की मात्रा अच्छी है तो क्या होगा कि उसके जो फल होंगे वो काफी
अच्छे आकार के यानी बड़े होंगे, उनमें चमक अच्छी होगी, उनकी गुणवत्ता अधिक होगी, उनमें जो बीज हैं उनका आकार भी अच्छा होगा। तो जब फसल पक जाती है तो ये पोटास होता है वो पौधे से नीचे कहाँ जाता है, तने में, और तने से कहाँ पहुंच जाता है, वो दोबारा से भूमि में चला जाता है। एक तो ये हो गया कि जो पौधे के जो भाग हैं उन्हीं से ही उनको क्या है, पोटास की प्राप्ति हो जाती है। और इसके अतिरिक्त जो चट्टानें होती हैं जिनसे भूमि का निर्माण होता है उनमें भी उचित मात्रा में क्या पाया जाता है, पोटास पाया जाता है। इसके अतिरिक्त भी हम वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, उसमें भी क्या होता है, पोटास होता है। और अगर वर्मी कंपोस्ट भी नहीं है तो हमारी जो राख होती है यानी असैज होती है उसको भी हम खेतों में डाल सकते हैं, उसमें भी एक उचित मात्रा में क्या पाया जाता है, पोटास पाया जाता है। उसको हम गोबर के साथ मिला के अपने खेतों में दे सकते हैं, जिससे किसकी प्राप्ति होती है, पोटास की प्राप्ति होती है। आपकी जो गौड़ तत्व है जैसे मैग्नीशियम, सल्फर, ये कैल्शियम, ये आदि और जो सूक्ष्म तत्व हैं ये भी हमको किससे, वर्मी कंपोस्ट से, या फिर जो पेड़ पौधे के गले सड़े भाग हैं जीव जंतुओं के उनसे भी हमको ये प्राप्त हो जाते हैं। तो आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जो अपना अगला क्वेश्चन है वो क्या है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 वो ये है कि जैविक प्रमाणीकरण यानी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन की आवश्यकता, यानी असेंशियल ऑफ ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एंड, और इसकी जो प्रोसेस है यानी कि जो सर्टिफिकेशन की जो प्रोसेस है उसके बारे में बताना है। यानी जैविक प्रमाणीकरण की आवश्यकता एवं प्रक्रिया को समझाइए। क्या है, जैविक प्रमाणीकरण की आवश्यकता तथा प्रक्रिया को समझाइए। यानी कि जो जैविक प्रमाणीकरण यानी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन की क्या आवश्यकता है, यानी इसकी क्यों जरूरत है और इसकी जो प्रक्रिया है वो क्या होती है। तो दोस्तों अगर हम किसी चीज का ऑर्गेनिक तरीके से उत्पादन करते हैं यानी कि उसमें हम किसी केमिकल का यूज नहीं करते हैं, तो अगर हम उस वस्तु को ले जाकर मार्केट में बेचना चाहेंगे तो क्या होगा, जो केमिकल की जो वस्तुएं होती हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे सब्जी हुई, तो उनमें चमक दमक अधिक होती है किसकी अपेक्षा, ऑर्गेनिक की अपेक्षा। तो उसका मूल्य हमको क्या मिलेगा, कम मिलेगा, कि वहां पर जाने पर ऑर्गेनिक होते हुए भी उसका मूल्य हमको कम मिलेगा। इसीलिए सरकार ने एक प्रक्रिया चलाई है, उसे क्या है कि जैविक प्रमाणीकरण, कि किसानों को ऑर्गेनिक तरीके से किसान सब्जियों को उगा रहे हैं लेकिन उनको उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। इसलिए आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है कि आप उसे लाकर अपनी जो प्रोडक्ट है उस पर लगाएं और अधिक से अधिक लाभ कमाएं, उसका मूल्य आपको अधिक हो। आपने किसी वस्तु को उगाया, आप मार्केट में लेके गए, अगर उस पर ऑर्गेनिक मार्क लगा है तो उसकी क्या होगी, वैल्यू अधिक होगी, तो आपको अधिक मूल्य प्राप्त होगा। इसीलिए एक जैविक प्रमाणीकरण होता है कि उसकी क्या आवश्यकता है। तो आवश्यकता ये होगी कि अधिक से अधिक मूल्य यानी धन कमाने के लिए क्या है, उसका अधिक उत्पादन करके अधिक मूल्य कमाने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। लेकिन अब बात करते हैं इसकी प्रक्रिया क्या है। प्रक्रिया क्या है, तो दोस्तों जब भी हम किसी सर्टिफिकेट को लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, उसकी पात्रता होनी चाहिए कि हम उसके लायक हैं भी हैं या नहीं। यानी कुछ तो हमारे पास, जैसे कि किसी अगर हम भर्ती का फॉर्म भरते हैं तो हमारे पास क्या क्या क्वालिफिकेशन है वो भी होनी चाहिए, जैसे 10वीं और 12वीं मार्कशीट होनी चाहिए। उसी तरह से इसमें जो सर्टिफिकेशन की जो प्रोसेस है उसमें भी हमारे को कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे कि वो क्या क्या है कि आपकी जो भूमि है उसमें किसी भी प्रकार का केमिकल नहीं होना चाहिए, यानी उसमें किसी प्रकार का केमिकल कई वर्षों से यूज़ ना किया गया हो, और जो केमिकल वाले खेत हैं वो क्या है, उनसे अधिक दूरी पर होने चाहिए। इस तरह से आपको अनेक प्रकार की जो प्रोसेस है उनसे गुजरना पड़ता है।
और उसमें किसी प्रकार का हमको क्या नहीं करना है, केमिकल का यूज नहीं करता है, कोई भी चीज़ प्रतिबंधित है तो उसका भी प्रयोग नहीं करना है। इसके भी हमको क्या हो गई, हमारी जो प्रोसेस होती है इसकी आवश्यकता तो आप जान ही गए होंगे कि इसके मूल्य क्या होता है, इसका मूल्य में वृद्धि हो जाती है। जैसे किसी खाद्यान्न वस्तु पर क्या लगाया जाता है, एग मार्क लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, एग मार्क। उसी प्रकार से जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होते हैं उन पर कौन सा मार्क लगाता है, ऑर्गेनिक इंडिया मार्क। कौन सा मार्क, ऑर्गेनिक इंडिया। ऑर्गेनिक इंडिया, ऑर्गेनिक इंडिया का एक मार्क होता है वो लगाया जाता है, जिससे हमको क्या है, अधिक मूल्य प्राप्त होता है। अब आगे, इससे आगे हम बात करते हैं कि इसकी जो प्रमाणीकरण की वो प्रक्रिया है वो क्या होनी चाहिए। तो हमको क्या होना चाहिए, पहले तो अनुपालना करनी चाहिए। क्या है कि हम उनके जो नियम है उनका हम अनुपालन कर रहे हैं या नहीं। जैसे कि हम खेत में कर तो ऑर्गेनिक रहे हैं लेकिन उसमें केमिकल डाल रहे हैं तो उसके नियम के विरुद्ध है, तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा जो खेत है बिल्कुल केमिकल विहीन होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का केमिकल नहीं होना चाहिए और जो उनके नियम है उन्हीं के हिसाब से हमको चलना चाहिए। और जो प्रक्रिया का प्रलेखन है, यानी कि हम जो भी उसमें कर रहे हैं, क्या उगाना चाहते हैं, हम पूरी साल किन किन मजदूरों को लगाएंगे, हमको क्या क्या करना है, उस सारी प्रक्रिया का क्या है, हमको लिख कर रखना पड़ता है। और क्या होता है, इसमें योजना बनानी पड़ती है। जैसे कि हम अगर किसी फसल को बोना चाहते हैं तो उससे पहले हम उसकी योजना बनाते हैं कि हमको अगर इस साल में कौन कौन सी फसलें उगानी हैं। जैसे कि हमको टमाटर उगाना है या बैंगन उगाना है या किसी और तरह की फसल लेनी है, तो इसलिए हमको क्या है, उसकी योजना बनानी पड़ती है, उसको लिख कर रखना पड़ता है और जब जाके वो उनको वेरीफाई कराना पड़ता है। और क्या होता है, उसमें एक निरीक्षण भी होता है कि हम इन सब चीज़ को कर लेते हैं तो जो इसके जो प्रमाणीकरण करते हैं, जो जैविक प्रमाणीकरण करते हैं, वहां से कुछ व्यक्ति आते हैं जांच करने के लिए, उसकी जांच होती है। जांच के लिए आपको वो लोग पहले से बता भी देते हैं या कभी कभी नहीं बताते हैं और आ भी जाते हैं चेक करने के लिए, इसलिए इसमें सब चीज़ की जांच होती रहती है। और इस प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद आपको कुछ जो सर्टिफिकेशन के लिए कुछ मूल्य भी देना पड़ता है और आपका जो सर्टिफिकेट हो जाता है। ये हमारी क्या होगी कि जैविक प्रमाणीकरण की क्या होगी, आवश्यकता और इसकी प्रक्रिया होगी कि ये इसकी प्रक्रिया में क्या क्या होता है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि क्वेश्चन नंबर 5 है कि जैविक खेती में फसल तथा प्रजातियों का चयन किस प्रकार किया जाता है। क्या है क्वेश्चन नंबर जो 5 है कि वो है कि जैविक खेती में फसल तथा प्रजातियों का चयन किस प्रकार किया जाता है। जैविक खेती में फसल तथा प्रजातियों का चयन किस प्रकार किया जाता है। ये बताना है कि जो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं उसमें हम किन किन फसलों यानी क्रॉप्स हैं और उनकी कौन कौन सी वैरायटी हैं, उनका जो हम चॉइस करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, वो किस प्रकार से कर सकते हैं, यानी इसके क्या क्या नियम हो सकते हैं कि हमको यही फसल क्यों चयन करनी है, यानी चूज करनी है, हमारी क्या चॉइस है, हम कैसे कैसे उनको उगा सकते हैं। तो जब भी हम किसी फसल को उगाते हैं तो सबसे पहले हम दोस्तों क्या देखते हैं, उसकी सॉइल देखते हैं कि हमारी जो खेत है उसकी मृदा कैसी है। जैसे काली मिट्टी है तो वो किसके लिए अच्छी है, कपास की खेती के लिए अच्छी है। जलोढ़ मिट्टी है तो वो किसके लिए अच्छी है, गेहूं की खेती के लिए अच्छी है। यानी कि हमको क्या करना होता है कि अपनी मृदा की यानी मिट्टी की यानी सॉइल की हमको पता होना चाहिए वो किस प्रकार की मिट्टी है और ये मिट्टी किस फसल के लिए बेटर रहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो क्षेत्र है उसमें ऐसे कौन कौन से रोग हैं या ऐसे कौन कौन से कीट हैं जिनका प्रकोप अधिक होता है और किस समय पर होता है और किस फसल में वो कीट अधिक मात्रा में लगते हैं। जिस फसल में वो कीट अधिक मात्रा में लगते हैं उसका हमको सिलेक्शन नहीं करना है, यानी वो फसल हमको चूज नहीं करनी है। हमको केवल वही फसल चूज करनी है जिसमें कम रोग
तथा कम रोग लगे, क्या हो, कम रोग लगे और कम कीट लगें, और उन प्रजातियों का चयन करना है जिनकी जो प्रतिरोधकता है कीटों के प्रति और रोगों के प्रति, उनकी जो प्रतिरोधकता है वो क्या हो, अधिक हो, क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, और वे फसल सभी वातावरण की क्रियाओं में अपनी क्या है, अच्छे से ग्रोथ कर सकें। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं कि जो खेती में जो फसल है उनका हम चयन कर सकते हैं। क्या क्या हुआ कि पहले तो हमको सॉइल के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और क्या है कि जो जलवायु है यानी क्लाइमेटिकल कंडीशंस हैं वो क्या क्या होनी चाहिए। हमारी जो जलवायु है, जैसे हम धान की खेती कर रहे हैं तो धान की खेती है, जाहिर सी बात है धान की खेती तो तीनों जो सीजन होते हैं तीनों ऋतुओं में आसानी से हो जाती है। हम धान को सर्दियों में, गर्मियों में यानी रबी सीजन में, खरीफ सीजन में और जायद सीजन में कभी भी उगा सकते हैं। लेकिन अगर हम गेहूं की खेती कर रहे हैं तो हमको उसकी जलवायु के बारे में पता होना चाहिए कि गेहूं के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है, बोने के समय इसका तापमान कितना होना चाहिए, इसके लिए कितने पानी की आवश्यकता होती है। जैसे गेहूं के जो तापमान होता है बोते समय उसके लिए 20 से 25 सेंटीग्रेड यानी डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होनी चाहिए, और कितने 20 से 25, और जो टिलरिंग्स होती हैं उस समय पर कितना होना चाहिए, उसकी जो तापमान है वो 15 से 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और जो पकते समय क्या है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। इसी प्रकार से हम जो फसल इसमें जो सेलेक्ट करते हैं यानी जो उसकी जो चॉइस करते हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि उसके लिए हमको कितने तापमान की आवश्यकता है, इसको हमको किस महीने में बोना है और इसमें हमको कितना पानी देना है, इसके लिए हम पानी की पूर्ति कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार सभी प्रक्रियाओं की हमको जानकारी होनी चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ये सारे क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको क्लियर कर लीजिएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है जैविक कृषि में राष्ट्रीय मानक बताइए। क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? जैविक कृषि में राष्ट्रीय मानक बताइए तथा भारत में जैविक खेती पर एक निबंध लिखिए। जैविक कृषि में राष्ट्रीय मानक बताइए तथा जैविक खेती पर एक निबंध लिखिए। यानी कि आपको क्या है, एक ऐसे लिखना है। यानी जैविक कृषि में जो स्टैंडर्ड होते हैं, जो नेशनल स्टैंडर्ड्स हैं यानी कि राष्ट्रीय मानक हैं, उनके बारे में बताना है। और क्या लिखना है आपको, जैविक खेती पर यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग पर एक शॉर्ट नोट लिखना है, यानी एक निबंध लिखना है कि जैविक खेती क्या होती है, इसके लाभ क्या हैं, इसके बारे में आपको इसके बारे में लिखना है। अब बात करते हैं कि जैविक कृषि में जो राष्ट्रीय मानक हैं यानी कि नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो स्टैंडर्ड हैं यानी मानक हैं वो क्या होते हैं। यानी क्या है कि जैविक कृषि में राष्ट्रीय मानक बताइए तथा जैविक खेती पर एक निबंध लिखिए। तो हमको क्या बताना है, राष्ट्रीय मानक क्या होते हैं, तो सब चीज समझ में आती है। यानी राष्ट्रीय मानक क्या होता है, तो जो राष्ट्रीय मानक होते हैं उसके बारे में आपको बता देता हूं कि राष्ट्रीय मानक यानी नेशनल स्टैंडर्ड किसके, ऑर्गेनिक फार्मिंग के। ये जो है राष्ट्रीय मानक हैं वो क्या है कि जो हमारे देश में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है उसके क्या क्या नियम हैं, क्या क्या नियम है, यानी कि हमको कौन कौन से नियम फॉलो करने पड़ते हैं किसके लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, तब जाके हमारा क्या है वो सर्टिफिकेशन होता है। तो क्या है, सबसे पहला होता है जैसे कि आप किसी फसल को उगा रहे हैं तो उसमें कीट लगते हैं, रोग लगते हैं, खरपतवार भी होते हैं, और हमको उनमें किन किन हार्मोन्स का प्रयोग कर सकते हैं इसके बारे में जो जानकारी है यानी जो नियम है वो बताने। जैसे कि अगर मान लेते हैं आपकी जो फसल है उसमें क्या लग जाता है, कीट हो जाता है, क्या होते हैं, कीट लग जाते हैं, तो उनको आप किस तरह से नियंत्रित कर सकते हैं इसके बारे में जो नियम हैं वो हैं।
जैसे खरपतवार हो जाता है उसके बारे में कि उनको कैसे नष्ट करना है, उसके लिए हमको किसी भी केमिकल का यूज नहीं करना है। तो ये सब जो शर्त होती है, जो नियम होते हैं, वो मानक हैं। क्या है उसके मानक हैं, वो किस में आते हैं, राष्ट्रीय मानक में आते हैं। यानी आपको इसमें क्या है, जैविक कृषि के जो राष्ट्रीय मानक हैं वो क्या है, इसके जो नियम हैं वो ही आपको इसमें लिखने हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो ये है, यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ, क्वेश्चन नंबर 7वां। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7। हम आपको क्वेश्चन नंबर 7 बता रहे हैं, सबसे लास्टवां क्वेश्चन है। इसमें आपके जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बढ़ रहे हैं जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो 7 ही हैं, उसके बारे में हम बता देते हैं। जो आपका जो 7वां क्वेश्चन है वो क्या है, कि व्हाट इज ऑर्गेनिक मैनेजमेंट। क्या, व्हाट इज ऑर्गेनिक मैनेजमेंट, यानी कि जैविक प्रबंधन क्या है। जैविक प्रबंधन क्या है, या फिर जैविक प्रबंधन को समझाइए, को समझाइए, ऐसे ही पूछ सकता है। यानी जैविक प्रबंधन यानी कि जैविक मैनेजमेंट क्या होता है। तो दोस्तों हमको ऑर्गेनिक फार्मिंग में मुख्यतः कितने प्रकार के, 3 प्रकार के मैनेजमेंट करने होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। तो उसमें आपका जो पहला जो मैनेजमेंट होता है उसको हम मान लेते हैं, जो आपको जो पहला जो मैनेजमेंट करना होता है वो करना होता है पेस्ट का। किसका, पेस्ट का, यानी कीट प्रबंधन। क्या, कीट प्रबंधन, यानी इसमें हम कीटों का प्रबंधन यानी कि इंसेक्ट मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, यानी पेस्ट मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो यानी हमको इसमें केमिकल का तो यूज करना नहीं है। तो हम कीटों को कैसे मार सकते हैं, उनको कैसे नष्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो कीट प्रबंधन है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के तौर पर है उसको हम क्या कहते हैं, IPM। क्या कहते हैं दोस्तों, IPM। क्या कहते हैं, IPM, यानी इंटेग्रेटेड, क्या, इंटेग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इंटेग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड यानी समन्वित या एकीकृत। क्या, समन्वित या एकीकृत कीट प्रबंधन, कीट प्रबंधन। यानी आपका जो पहला जो प्रबंधन है वो है कीट प्रबंधन, यानी IPM, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, या फिर क्या कह सकते हैं इसको, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट। क्या, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट, यानी कीटों का जैविक नियंत्रण। क्या, कीटों का जैविक नियंत्रण, क्या कह सकते हैं इसको हम, और क्या कह सकते हैं, कीटों का जैविक नियंत्रण, जैविक नियंत्रण, या जीव कीटनाशी नियंत्रण कह सकते हैं। यानी कि इसमें क्या है, कीटों का जो नियंत्रण किया जाएगा। तो केमिकल के बिना नियंत्रण करना है, यानी कि इनका जो कंट्रोल करना है वो किसके बिना करना है, केमिकल के बिना। तो इसके लिए हम क्या क्या उपयोग कर सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें सबसे पहले यूज कर सकते हैं जुताई। क्या, जुताई का एक विकल्प होता है कि इसको हम कीटों को नष्ट कर सकते हैं। जुताई का विकल्प क्या है, जुताई का विकल्प है एक हमारे पास कि हम जुताई किस प्रकार से कर सकते हैं। हम जैसे गर्मियों के दिनों में अगर हम खेत को जोत कर पटक दें, यानी उसकी जुताई कर दें, तो क्या वो उसमें जो जितने भी कीट होंगे वो धूप से क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। या वो उसकी जुताई करके पटक देंगे तो जो पक्षी हैं वो उनको खा जाएंगे। तो ऐसे जुताई का भी एक विकल्प होता है, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, जुताई को भी, मतलब जुताई को अपना के क्या कर सकते हैं, जो कीटों का प्रबंधन कर सकते हैं, यानी उनको रोक सकते हैं। और इसका दूसरा होता है, या मान सकते हैं यांत्रिक प्रबंधन। क्या, यांत्रिक विकल्प कह सकते हैं, यांत्रिक तरीके से भी हम इसको रोक सकते हैं। कैसे, कि अगर किसी फसल में कीट लग जाते हैं तो हम उनको हाथों से चुन चुन के निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हाथों से चुन के निकाल सकते हैं। या फिर हम प्रकाश प्रपंच लगा सकते हैं, या फेरोमोन ट्रैप लगा सकते हैं, या हम अपने खेतियों पर एक जाल बना सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं हम इसमें, क्या क्या कर सकते हैं यांत्रिक विकल्प में। सबसे पहले प्रकाश प्रपंच। क्या, प्रकाश
प्रपंच, प्रपंच यानी लाइट फेरोमेंस। क्या? लाइट फेरोमेंस। क्या इसमें क्या होता है कि एक खेतों पर एक बल्ब को लटका देते हैं और नीचे एक बड़ा सा बर्तन रख देते हैं जो कि चिकना होता है, उसकी सतह कैसी होती है? चिकनी। जब भी रात में हम उस बल्ब को जलाते हैं तो जो कीड़े होते हैं जो प्रकाश की ओर जाते हैं, यानी कि आपने देखा होगा कि अगर रात्रि में यानी नाइट के समय में कोई भी बल्ब जलता है तो उसके पास अनेक कीड़े अगर इकट्ठे हो जाते हैं। इसी प्रकार हम खेतों पर एक बल्ब को जलाते हैं तो उसके पास भी अनेक कीड़े इकट्ठे हो जाते हैं और उसके नीचे हम एक चिकनी सतह वाला बर्तन रख देते हैं। उसमें हम मिट्टी का तेल या पेट्रोल डीजल भी रख सकते हैं जिससे कि वो कीड़े हैं उस पर आकर बैठें और वहीं पर चिपके की चिपके रह जाएं और वे उनका वो क्या है, नष्ट हो जाए। या फिर हम क्या लगा सकते हैं कि फेरोमोन ट्रैप क्या कर सकते हैं, फेरोमेंस लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? फेरोमेंस। इसमें क्या हो सकता है, जैसे कि हम पेड़ पौधों की जो तनों पर क्या लगा सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं जिससे कोई भी कीट है जो रेंगने वाले कीट हैं कि पौधे पर ना चढ़ पाए और उसको हानि ना पहुंचा सके। या फिर हम क्या लगा सकते हैं, जाल की। क्या लगा सकते हैं? जाल। जैसे आपने टिड्डी देखी होगी, जो टिड्डी का जो ग्रुप चलता है यानी जो ग्रास होपर्स आते हैं जो कभी कभी एक बहुत बड़ी विशाल रूप में आते हैं जो कि सभी फसलों को नष्ट कर देते हैं। अगर हम अपने खेतों पर जो जाल लगाते हैं तो उससे वो उसमें आएंगे ही नहीं क्योंकि वो जाल पर ही रुक जाएंगे, तो इससे भी हम अपने फसलों को बचा सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हम जैविक प्रबंधन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जैविक प्रबंधन। क्या कर सकते हैं? जैविक प्रबंधन। जैविक प्रबंधन में क्या कर सकते हैं कि जैविक प्रबंधन में हम कर सकते हैं कि जैसे कि हम जो पक्षी होते हैं, जैसे चिड़िया है, कबूतर है, वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खा जाते हैं, तो इसी प्रकार से हम उन पक्षियों को लाकर खेतों में छोड़ें और जो कीड़े और जो जितने भी कीट हैं उनको वो खा जाएंगे। तो क्या होगा? जैविक प्रबंधन। और ये हम इसके अलावा कर सकते हैं जैविक नाशी जीवनाशकों का प्रयोग। क्या? जैविक नाशी जीवनाशकों का प्रयोग यानी कि हम जो ऑर्गेनिक जो दवा होती है उनका भी प्रयोग कर सकते हैं जो कीटों को मारने का काम करें। जैसे ट्राइकोग्रामा विरिडी हुआ। क्या हुआ? ट्राइकोग्रामा विरिडी या ट्राइकोग्रामा मेलानोचाइलाई, ये आदि जो दवाई आती हैं उनका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। यानी वो क्या होती हैं? ऑर्गेनिक होती हैं। क्या होती हैं? ऑर्गेनिक होती हैं। उनका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। उनमें किसी प्रकार का केमिकल नहीं होता है। विषाणु को अपना सकते हैं। क्या? विषाणु को, या हम इसी में ही वायरस को अपना सकते हैं, उसमें वायरस को छोड़ सकते हैं या फंगस को छोड़ सकते हैं किसको? कीटों को मारने के लिए। तो ये हमारा हो गया कि कीट प्रबंधन, एकीकृत कीट प्रबंधन। इसमें हम ये कर सकते हैं और ये इसके इस तरीके से होता है। हमारा जो दूसरा प्रबंधन है वो ये है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हमारा जो दूसरा प्रबंधन है ये था हमारा आईपीएम। हमारा जो अगला है वो है IWM। क्या? IWM। IWM यानी हमारा जो दूसरा जो प्रबंधन है वो क्या है? IWM यानी एकीकृत खरपतवार नियंत्रण। यानी कि हमारे जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में अगर कोई भी खरपतवार हो जाता है तो हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको वैसे ही समझा देता हूँ कि इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। या इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट। क्या हुआ इसका पूरा नाम? इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट यानी एकीकृत खरपतवार नियंत्रण या समन्वित खरपतवार नियंत्रण। या फिर हम कह सकते हैं कि खरपतवारों का जैविक नियंत्रण यानी बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ वीड। यानी कि हम खरपतवारों का जो जैविक तरीके से प्रबंधन या नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें बात की जाए तो हम इसको ये एक विकल्प मान सकते हैं। जैसे कि हम उनको क्या कर सकते हैं, हाथों से चुन सकते हैं कि हम खेतों पर जाएं, अगर उसमें खरपतवार है तो उसको हम हाथों से या खुरपी से निराई गुड़ाई करके उसको नष्ट करके निकाल सकते हैं। एक तो हो गया हाथों से निकाल सकते हैं, और यांत्रिक में क्या हो गया कि हम उसमें यंत्रों का प्रयोग करके उसको निकाल सकते हैं। जैसे खुरपी से उनको खुर्च दें यानी निकाल दें, फावड़े से उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हाथों से चुन लिया
और यंत्रों से निकाल लिया। और इसके अलावा जो तरीके हैं वो किस में आते हैं, वो आते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल में। किसमें, बायोलॉजिकल कंट्रोल में। तो इसमें जो बायोलॉजिकल कंट्रोल में हम किन किन तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कुछ कीट ऐसे होते हैं जो कि किसी विशेष प्रजाति पर ही निर्भर करते हैं। किस पर, किसी विशेष प्रजाति पर ही निर्भर करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूं जलकुंभी का। किसका, जलकुंभी। अगर हम जलकुंभी के ऊपर लाल मकड़ी, क्या, लाल मकड़ी, या फिर जलकुंभी नहीं तो किसके ऊपर नागफनी, यानी जो नागफनी होती है, यानी जो कैक्टस का पौधा होता है उसके ऊपर अगर हम लाल मकड़ी को छोड़ दें तो क्या होगा, वो उसको 7 से 8 दिनों के अंदर बिल्कुल ही मिट्टी में मिला देगी, यानी उसको बिल्कुल ही नष्ट कर देगी। इसी प्रकार से खरपतवारों को नियंत्रण करने के लिए भी कुछ जीव आते हैं। क्या, किसका प्रयोग किया जाता है, कुछ जीवों का प्रयोग किया जाता है जो कि एक विशिष्ट प्रजाति के लिए बनाए जाते हैं। और उन कीटों को फसलों में छोड़ दिया जाता है। जो हमारी मुख्य फसल है उसको वे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और केवल जो खरपतवार है उनको ही नुकसान पहुंचाते हैं और उनको नष्ट कर देते हैं। उनके नष्ट करने के बाद उनको भोजन नहीं मिलता है और वे खुद भी नष्ट हो जाते हैं। जैसे इसके अलावा हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसके अलावा, कि हमने इसमें किसका यूज किया था, यानी जीवों का। किसका यूज किया था, जीवों का। पहले हमने वो हाथों से चुन लिए और यांत्रिक में हमने वो यंत्रों की सहायता से निकाल दी। इसके अलावा हम कर सकते हैं जैसे कि पक्षियों का प्रयोग। किसका, पक्षियों का प्रयोग। जैसे कि मैं आपको उदाहरण दे दूं, जैसे धान के खेत में खरपतवार हो जाते हैं तो उनको निकालने के लिए हम अगर उनको हाथ से नहीं निकालते हैं तो एक हंस होता है, क्या, हंस। हंस क्या करता है कि उसको पानी में उसको छोड़ देते हैं। जो भी खरपतवार है, यानी जो धान के पेड़ों को वो कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाता है और जो खरपतवार है वो उनको नष्ट कर देता है। जैसे बतख छोड़ सकते हैं, कबूतरों का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं खरपतवारों को नियंत्रित करने में। ये क्या हो गए, ये हमारे हो गए खरपतवार नियंत्रण, यानी हम इसको खरपतवारों का जो नियंत्रण हम इस प्रकार से कर सकते हैं। हमारा जो अगला है वो तीसरा मैनेजमेंट है, वो है IDM। क्या है, IDM। ये हमारे जो सिलेबस है मैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं। आप इन तीनों टॉपिकों को क्लियर कर लीजिएगा इस क्वेश्चन के को। इसमें से आपको किसी ना किसी को भी पूछ सकता है, इसलिए मैंने आपको ये तीनों ही करवा दिए हैं। ये टोटल 7 क्वेश्चन है, इसके 7वें क्वेश्चन के 3 पार्ट है। आईडीएम क्या होता है दोस्तों, क्या है, इंटेग्रेटेड, क्या, इंटेग्रेटेड डिसीज मैनेजमेंट, यानी एकीकृत रोग। क्या है, डिसीज यानी रोग, यानी कि जो फसलों में क्या लग जाते हैं, रोग लग जाते हैं, उनका हम नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हमको किस प्रकार का नियंत्रण करना है। बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ डिसीज, यानी हम रोगों का जैविक तरीके से किस प्रकार से नियंत्रण कर सकते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। जैसे कि मैं आपको इसमें कुछ टॉपिक बता देता हूं कि हम इसमें किसका प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें हम सबसे पहले प्रयोग कर सकते हैं गौमूत्र का। किसका, गौमूत्र, यानी जो गाय का जो पेशा होता है, जो टॉयलेट होती है, उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको हम पेड़ों पर या पौधों पर छिड़क कर अपनी फसलों को रोगों से मुक्त कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं क्या, गोबर का इस्तेमाल, गाय का गोबर। क्या, क्या, गाय का गोबर हम अपनी फसलों पर उनको कीटों से या रोगों से मुक्त करने के लिए किसका प्रयोग कर सकते हैं, गाय के गोबर का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि नीम का प्रयोग कर सकते हैं। क्या, नीम का प्रयोग, हम नीम का तेल पानी में मिलाकर उनको अगर हम अपनी फसलों पे छिड़क दें तो वो सारी जो फसल है वो कड़वी हो जाएगी, यानी उस पर हमारे जो रोग हैं वो नहीं होंगे, यानी रोग नहीं लगेंगे। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, कोई ऐसा मैटर बना सकते हैं जो कि हमारे रोगों को प्रतिरोधित करता हो। जैसे कि हम मान लेते हैं, जैसे नीम का हमने तेल ले लिया, नीम के तेल में गोबर मिलाया और
और गौमूत्र मिलाया, इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके अपनी फसलों पर छिड़क दिया, जिससे कि हमारे फसलों में रोग नहीं लगेंगे। ये क्या हो गए, इसके क्या हो गए कि IDM यानी इंटीग्रेटेड डिसीज मैनेजमेंट के, यानी कि इंटीग्रेटेड डिसीज मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं। तो आपका जो सिलेबस था वो इतना ही है। आपसे इसके सिवा और भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आप श्योरली इन क्वेश्चनों को क्लियर कर सकते हैं और आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन देखे जाएंगे। तो दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।